पूछता है इंडिया, क्या मकबरे में वाकई शिव मंदिर और ठाकुर जी का मंदिर था? अगर था तो कितने साल पहले था, और मंदिर या फिर मकबरा आखिर कब बना? बिल्कुल, और यूपी के फतेहपुर में मकबरा या मंदिर, किसके दावे में दम है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कानून को हाथ में लेना किसका अधिकार है? किसे, अगर यहाँ पर जो ये इतने सारे हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए, इन्हें अधिकार किसने दिया? इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। मुफ्ती शमून कासमी हमारे साथ, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड से। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु है। राशिद शरीफ हमारे साथ अध्यक्ष है SIMPLB से। हाजी नाजिम खान हमारे साथ प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आचार्य राकेश चतुर्वेदी आपसे। सर, ये अधिकार किसने दिया, मतलब ये राइट किसने दिया कि आप वहां पर जो भी स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पर इस बहस पे तो बाद में जाएंगे, कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पर हिंसक होकर इस तरीके से जाना, किसने अधिकार दिया? पलक जी, इस मंच को इंडिया डेली के सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि यहां से हमेशा भारत के लिए, भारत के सनातन के लिए हमेशा से सत्यता के साथ आवाज उठाई जाती है और भारत को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई जाती है। किसी भी संगठन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी संगठन हो, मानवता को हाथ में लेना और इस तरीके से वो गलत है। लेकिन पलक जी, हमेशा सनातन के लिए षड्यंत्र किया गया, तो जो अब जहां पर जो बाबरी थी, मस्जिदें थी, अभी तक अगर हम लोग आवाज नहीं उठाए होते तो शायद अपने ही आराध्य भगवान राम को हम टेंट में ही पाए होते। दूसरी चीज, अगर हम आवाज बुलंद नहीं किए होते तो काशी में यह प्रमाणित ही नहीं हो पाता कि वह शिवलिंग है, और वहां पर जो अब तक उसको फव्वारा बना करके मस्जिद के रूप में ढका रहा जाता। इसी तरीके से आवाज तो उठाने का अधिकार हमारा मौलिक है, क्योंकि हम अपने सनातन के लिए, अपने ईष्ट के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने पूजनीयों के लिए अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो हमारे सनातनी होने का और सनातन के लिए जीने का फिर फर्क क्या है? तो आवाज उठाने का तो मौलिक अधिकार जैसे पूजा का है, जैसे उनको नमाज पढ़ने का है, वैसे ही हमें अपने स्थानों को चिन्हित करके उनको पहचान करने और उनको पहचान करके सरकार तक वह आवाज पहचाने का। राकेश चतुर्वेदी जी, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। आपको नहीं लगता फतेहपुर में जो तस्वीर आज पेश आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी, और वहां पर जो लोग थे वो माहौल बिगाड़ने जैसी स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आई? क्या आपको ये तरीका सही लगा? नहीं लेना जी, बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी तरीके से अगर किसी मानवता के लिए कोई आहत पहुंच रहा हो, या वहां पर लोगों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक गलत कदम या एक गलत जो कार्य है वह वहां पर स्थिति, परिस्थिति और मानवता को भी शर्मसार कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में कोई भी ऐसा जबरन कार्य नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जब हमारे पास में, हम जब संविधान की बात करते हैं तो तमाम कानूनी रेमेडीज आपके सामने हैं, तमाम आपके सामने और भी कई अलग अलग ये कहा जाए कि मौके होते, अलग अलग तरीके होते। क्या आज की तस्वीर जिस तरह से नजर आई उसे उचित ठहराई जा सकती है? कतई नहीं। तो आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? नैना जी, जरूरत इसलिए आन पड़ी कि वहां पर, जहां तक हमने भी आपका निमंत्रण मिलने के बाद जो लोगों से चर्चा किया, वहां पे कुछ लोग जो अपने हैं वहां से हमने चर्चा किया, तो पता चला कि वहां सूचना मिली कि कमल के फूल और त्रिशूल इत्यादि उसमें प्रमाण है, और वहां पे रोका गया, जबरन रोका गया। अगर सहयोग की भावना से वहां देखा जाने लोगों का सहयोग मिलता, लोग देख पाते, तो शायद यह स्थिति नहीं बिगड़ती। लेकिन मैं दोबारा अपने सनातन हिंदू पक्ष से भी कहता हूं कि वहां पर कानून का सहारा लेकर पुलिस बल के साथ वहां पर जाना चाहिए था, यह गलत है। राशिद शरीफ जी को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। राशिद जी, जिस तरह से राकेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर उस स्थान पर वहां पर ऐसे तमाम चिन्ह मिले जो हिंदू धार्मिक स्थल को प्रदर्शित करते हो, तो क्या इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। इस तरीके की गड़बड़ नहीं करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लेना चाहिए 1991 का, जहाँ पे जो चीज़ है वो चीज़ है। ये तो 500 साल की बात है मैडम। 1200 साल हमारी हुकूमत करे, अगर मैं अब डिमांड करूंगा, अगर 1200 साल अगर हमारी हुकूमत, जो PM साहब पार्लियामेंट में बोले, अगर मैं उसकी डिमांड करूंगा, अगर भाई वो हमारी हुकूमत है, चलिए दे दीजिए। 1200 साल मुसलमान हुकूमत करा, चलिए रखिए, चलिए हुकूमत बनाइए मुसलमानों की।
चलिए सब मिलके साथ दीजिए, क्या ये होने वाली बात है? राशिद जी, एक सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी, नहीं एक सेकंड आपसे ही सर सवाल है, आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करेंगे सर? जो आप कह रहे हैं हमारी हुकूमत, आपने कम से कम 5-6 बारी बोला सर, प्लीज इसे थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कीजिए। इससे बहुत ज्यादा बेटर कर सकता हूँ मैडम। हाँ, ये बिल्कुल पूरा करिए है, सर, जितना भी है, जब बिल्कुल, मालूम है बिल्कुल। मैडम है, आपको मालूम है 11 अगस्त को ये लोग जमा होने वाले हैं, बीएचपी ऑलरेडी बता दी कि हम आने वाले हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम? ठीक है सर, आप वेलकम एक बार करने के लिए हमारी ठहरे वहाँ पे। हुकूमत, ये आपने जो ये इतने सालों का जो पूरा डेटा दिए, हमारी हुकूमत क्या, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमारी हुकूमत थी ना, हाँ, पीएम, क्या? हमारे पीएम साहब बोले, हमारे पीएम साहब पार्लियामेंट में बोले कि 1200 साल के बाद हम आजाद हुए। 1200 साल के बाद, 1200 साल हमारी हुकूमत थी, मुगलों की थी, ये तो मालूम है, रजिया सुल्ताना से लेके। ठीक है, तो, मतलब यहाँ आप तक खुद कि आखिरी को जब मुगलों का मानते हैं ना? ठीक है कासिम जी, मुगलों का नहीं था, ठीक है। मुसलमानों नहीं का सर, मान नो रहा हूं नो मैं। नो, मुसलमानों अब की आप सर, हुकूमत मैंने थी। आपको 4 बारी अगर सवाल आज पूछा, सवाल- एक सेकंड सर, इसलिए नहीं, ताकि आप अपने आप को करेक्ट कर सके। नहीं सर, पार्डन मी, अब आप सर, आपके पास वो स्पेस नहीं बचा, आपके पास वो वैक्यूम नहीं बचा सर। मुगल मुसलमान, मुफ्ती शमून कासमी जी, ऑन रिकॉर्ड सर ने मुसलमान नहीं थे 3 क्या? बार मुगल मैंने पूछ उनसे रहे हो एक्सप्लेनेशन मांगी कि आप प्लीज इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, हमारी हुकूमत क्या है। उन्होंने बोला हाँ हमारी हुकूमत है, दैट मीन्स वो राशिद जी की हुकूमत रही है, जो इतने लंबे समय से इनके पूर्वज रहे हैं। जी सर। हाँ पलक जी, ज़रा मुझे ये कहने का, पूरी 2 मिनट के लिए मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहने का तात्पर्य क्या था, और मैं आज उसे क्लियर कर देता हूं कि हम भारतीयों की सरकार तो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब हम भारतीयों ने अपनी सरकार चलाई है। भारत के अंदर जितने लोग भी रहे, हम ये नहीं कहते कि वो यहाँ मुगल या पुर्तगाली या वो लोग यहाँ आकर के नहीं रहे, वो यहीं पे कुछ नस्लें उनकी यहीं ख़त्म हो गई, इससे भी हमें बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि हम भारतीयों की सरकार तो आज है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहने का तात्पर्य ये था कि हम भारतीयों ने, आज हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और भारतीय अपने देश के ऊपर संविधान के अनुसार हम सरकार चला रहे हैं। यहाँ राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और मैं एक बात ये जोड़ देता हूँ और बताना चाहता हूँ, देश भर के खास तौर से मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ और अपने भारत के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस्लामी हुकूमत और मुस्लिम हुकूमत में फ़र्क है। यानी सनातन हुकूमत में और लोकतांत्रिक हुकूमत में भी फ़र्क है। वो ये है कि इस्लाम तो ये कहता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो अगर वो साहब, लेकिन हिंदुस्तान में जो अभी हुकूमत है, आप उसे कौन सी हुकूमत मानते हैं साहब? बस मैं एक साधारण सा सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने इस्लामिक और मुस्लिम हुकूमत, सनातन हुकूमत और हिंदुस्तानी हुकूमत, इन सबको 4 हिस्सों में बांट दिया है। मैं आपको भाई अभी बस एक सेकंड थोड़ा मुझे पूरा करने दीजिए, वरना बीच में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जो अभी शरीफ साहब ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जो अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों की या मुस्लिम की हुकूमत नहीं थी, वो मुगलों की हुकूमत थी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो मोहम्मद साहब के पैरों पर चली हुई होती, जैसे अभी मैं आपको जरा सा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, समय कम है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस वक्त स्कूलों और विद्यालयों के अंदर ये कहा कि हम रामायण और श्रीमद् भागवत को पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताऊं, हमने कहा हम इसका ट्रांसलेट मदरसों में भी पढ़ाएंगे। क्यों? कहने का मकसद क्या था? हमारा कहने का मकसद ये था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि उनकी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी। और धर्म क्या है? धर्म नाम है समाज से बुराइयों को खत्म करने का और भलाइयों को स्थापित करने का। लेकिन तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब को कोई आदमी नहीं, बट सर एक सवाल का जवाब आप सर दे नहीं पाए, आप भी नहीं दे पाए सर, कि मतलब हम तो नहीं कह रहे कि नहीं सर, अगर हम हिंदू हैं या कुछ भी, हमारी कोई भी, मैं कहती हूँ धर्म को हम मानते हो, हम तो कोई अगर कोई रूलर रहा हो तो हम तो नहीं कह रहे कि भाई हमारी हुकूमत थी, हम तो आज के समय में है ना, हम आज की डेमोक्रेसी में मान रहे हैं, लोकतंत्र में मान रहे हैं। बस 10 सेकंड दे दीजिए, जो आप मेरा उसका वो कर देता हूं मैं। आप देखिए, सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि
भारत के अंदर मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात को मजबूत करना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज भारतीयों की सरकार है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और कृपया मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश भर के लोगों से कि अगर कोई मुगलों को इस्लाम से जोड़ता है वो गलत है। इसलिए कि अगर एक जहां मैंने कहा कि बाप आदर के योग हैं और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और औरंगजेब ने अपना राज चलाने के लिए अपने बाप को कैद करा दिया, भाई का मर्डर करा दिया। ठीक है, लेकिन कोई भी धर्म नहीं इस बात को कहता। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आप उसको दूसरी तस्वीर पेश करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाजी नाजिम खान, मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो बात कही गई है राशिद जी की तरफ से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो एक बलून है, जो गुब्बारा है, उसको हर जगह पर नहीं फुलाया जा सकता राशिद जी। उसके जो अपने नॉर्म्स से उसको समझना होगा कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। उसमें बाकायदा राम जन्मभूमि हो, बाबरी मस्जिद विवाद, इस कानून से उसे बाहर रखा गया था। क्यों? क्योंकि 1991 से पहले का ये मामला था। दूसरी बात, ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकें जो संरक्षण से जुड़े हुए, जो एएसआई के अंतर्गत आते हो, वो भी इस पूरे मामले में नहीं आती, वो भी इससे प्रभावित नहीं होती। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि फतेहपुर वाले मामले की तस्वीर जरूर कुछ अलग नजर आती है, लेकिन नाजिम खान साहब, अब जिस तरह से इस पूरे मामले का विवाद बढ़ता हुआ नजर आया, वही सवाल हम कर रहे थे कि अगर मकबरा जहां पर है, ठीक है, बहुत पहले से ऐसे कई और धार्मिक स्थल हैं जहां पर यही विवाद जो है वो लगा रहा, अगर उस स्थान पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, हिंदू धार्मिक स्थल के चिन्ह नजर आते हैं, तो उसको तो स्वीकार करेंगे, उसको तो मानेंगे। और इतने लंबे वक्त से वहां पर इबादत हो रही है, अगर ये दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं तो वो बात सुनी जाएगी। नैना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ नैना जी, देखिए, देश के अंदर एक संविधान है, कानून है, लेकिन जिस तरीके फतेहपुर के अंदर ये घटना घटी, ये बड़ी शर्मनाक घटना थी। मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि इन सभी लोगों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने घटना घटी है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके घरों पे बुलडोजर चले, क्योंकि इन्होंने कानून की खुली धज्जियां उड़ाई है। नहीं, हम मानते हैं नैना जी आपकी बात मानने की, यहाँ पर ये निशान है आपके अकॉर्डिंग, तो देश के अंदर कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए। जैसे और जगह पे जहाँ मस्जिदों को आप मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी तो आप कानून का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने फिर कानून की धज्जियां तोड़े। यहाँ पे प्रशासन है, प्रशासन के सामने जिस तरीके का एक घिनौना खेल खेला गया, यहाँ पे मकबरे को तोड़ा गया, ये शर्मनाक है। तो मुझे याद आ जाती है फिर बाबरी मस्जिद। नैना जी देखिए, मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत दुख है, क्योंकि देश के अंदर संविधान है, कानून है और कानून के रखवाले यहाँ पर मौजूद है। आज नाजिम खान जी, आज तो आपको ये बोलने का मौका मिल गया है, इसमें कोई शक नहीं है, आप ये बात जो जरूर कह रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, ये बात तो सही है भाई, कानून हाथ में लिया है तो क्या एक्शन बुलडोजर वाला वहां पर भी नजर आना चाहिए क्या? नाजिम खान पूछ रहे हैं ये बात। नैना जी, हाजी नाजिम साहब ने तो बड़े इमोशनल होकर के बात रख दिया, लेकिन हाजी नाजिम साहब कहाँ जाते हैं जब इन्हीं के संगठनों द्वारा बयान दिया जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को तोड़कर बाबरी बनाएंगे? कहाँ जाता है वह संविधान का कानून? कहाँ गया आपका सम्मान उस संविधान के प्रति, उस कानून के प्रति? दूसरी चीज, जब कोई चीज नियम बनती है, जब 3 तलाक का कोई नियम आता है, जब वहां पर सावन में कुछ आदेश जारी होता है 19 सरकारों द्वारा, तब कहां आपका संविधान के प्रति सम्मान चला जाता है? दूसरी चीज नैना जी, हमारे राशिद शरीफ साहब ने कहा कि हमारा 4 बार इन्होंने रिपीट किया कि हमारा सत्ता, हमारा आपका कहां भाई? लुटेरों का था, जिन्होंने लूट करके भारतवर्ष को बर्बाद किया। यही तो दुख है कि आप हमारा और अपना में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन लूटने वाला था, कौन आपका अपना हितैषी है। दूसरी चीज, अगर आप हमारा कहेंगे, इस बात का जवाब खोदेंगे। हाजी नाजिम साहब, एक बात सुन लीजिए, जहां जहां खोदेंगे वहां सनातन ही हमारा मिलेगा। तब तो पता नहीं क्या होना चाहिए, तब तो लोगों को छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में प्रेम भाव बांटिए, हमारा और अपना छोड़ करके हमारा कहिए, हमारा भारतवर्ष कहिए, हमारे भारतवर्ष की तरह कहिए, तो ये अच्छा रहेगा। राकेश जी सुन लीजिए, देखिए, राकेश जी अब देखिए, आपकी बात मेरा सुनिए, आप थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, देखिए आज मैं बता देता हूँ,
अल्लाह का शुक्र है कि हम भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुए और इंशाल्लाह इसी पाक सरजमी पे दफन हो जाएंगे। हम अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और देखिए, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के आधार पर यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। किसको अपनी हुकूमत मानते हैं आप? लुटेरों को, जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा, जिन्होंने खुद मुस्लिमों की भाइयों बहनों के साथ जो है बलात्कार किया, जिन्होंने उनको उनके साथ उनके भावनाओं के साथ खेला, उनको आप अपना हुकूमत कहते हैं? आप इस सरकार सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। ठीक है राकेश जी एक बार हाजी नाजिम की बात तो सुनिए। वो तो राशिद जी का बयान था ना, हाजी नाजिम जी क्या कह रहे हैं इस पर, उनका क्या टेक है वो तो सुनिए। हाजी नाजिम जी सर, आप किसे अपनी हुकूमत मानते हैं? हाँ पलक जी, देखिए हम लोग संविधान को मानते हैं। संविधान के द्वारा जो चुनी हुई हुकूमत है वो हम सबकी हुकूमत है। और रही बात यह अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आक्रांता को अपना आइडियल मानते हैं, देखिए हम जो भी है आक्रांता है या पुर्तगाली लुटेरे हैं, पुर्तगालियों का भी जिक्र होना चाहिए जिन्होंने भारत बिल्कुल को लूटा है। बिल्कुल 100%। पुर्तगालियों का भी होना चाहिए, ब्रिटिश हुकूमत का भी होना चाहिए जिन्होंने भारत को लूटा, भारत के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। उन अंग्रेजों का नाम लेते में तो राकेश जी आपको थोड़ा शर्म आएगी, लेकिन हाजी नाजिम खान को बड़ा फक्र महसूस होता है ये बात कहते हुए कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा। क्या आप राकेश जी के साथ साथ यहाँ पर राशिद जी की भी आलोचना करेंगे, जो उन्होंने मान लिया कि आज से कुछ सालों पहले उनकी हुकूमत हुआ करती थी, वो तो उन्हें अपने पूर्वज मान चले हैं सर। यही तो प्रॉब्लम है सर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आप यहाँ पर लोकतंत्र में अभी भी ये मानकर चल के बैठ रहे हैं कि उस वक्त हमारी जब हुकूमत हुआ करती थी। ये क्या मेंटालिटी है सर? ये कैसे बयान है? हाजी नाजिर जी, आप बहुत बार मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, आलोचना कीजिए राशिद जी की, आप ऐसे बयान मत दीजिए। हाँ पलक जी, देखिए अभी आपने कहा कि राशिद जी के बयान की मैं आलोचना करूं। देखिए राशिद जी ने जो अपना व्यक्ति रखा है उनका अपना निजी व्यक्ति है। यही तो प्रॉब्लम है सर, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही सर, क्योंकि इसमें भी आपका हिडन एजेंडा है। हाँ पलक जी, आप बात तो सुन लीजिए। देखिए मैं ये कह राकेश जी सर आपके पास सभी आ रहे हैं, बोलिए हाजी नाजिम जी। हाँ पलक जी, देखिए यहाँ पे फतेहपुर में जिस तरीके की घटना घटी, मैं हम लोगों की अपने यहाँ पे सिर्फ एक ही मांग है कि ये लोगों को चिन्हित करके जो फुटेज मारे जिन्होंने मकबरा तोड़ा है। नहीं, उस समय हमारी जब हुकूमत हुआ करती थी, उस समय जब हमारी हुकूमत हुआ करती थी, 4 बार राशिद जी ने मुझे बोल दिया, 4 बार मैंने टोक कर पूछा कि सर आप इसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इसे थोड़ा वो एक्सप्लेन करके शायद करेक्ट कर ले, लेकिन वो अड़े रहे सर उस बात पर। हाँ देखिए उसका जवाब राशिद साहब देंगे बड़े अच्छे से। हाँ सर, बहुत डिप्लोमेटिकली आप बच गए, आप बहुत डिप्लोमेटिकली बच गए। आपने सोचा कि अरे अगर मैं इस चीज की आलोचना कर दूंगा तो इसमें एक जो आप बायस होके अपना एजेंडा रख रहे हैं सर, वो हित नहीं हो पाएगा ना, मतलब वो आप उसको पॉइंट जो है वो नहीं रख पाएंगे। राशिद जी अब आप ही बोल दीजिए, 5वीं बार आपसे पूछ लेते हैं, कौन सी आपकी हुकूमत थी जो वहां पर मकबरा जो है वो बनाकर गई, और कितने वहां पर मंदिर तोड़े, कितनी वहां पर मस्जिदें बनाई? सिंस आपने ये बात बोली कि हमारी जब हुकूमत हुआ करती थी, अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूँ मैडम, मुगलों की जो हुकूमत थी वो मुसलमानों की हुकूमत। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बोलते हैं पार्लियामेंट में, आज हम आजाद हो गए, आज हम अरे 1947 में नहीं थे सर, क्योंकि अभी लोकतंत्र है, देयर इज अ डेमोक्रेसी, इन्वेडर्स नहीं है सर यहाँ पर।